इंदौर शहर जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, जहाँ पे दूषित पानी पीकर कई लोगों की मृत्यु हो गई। अब खबर इंदौर से, जहां इंदौर में दूषित पानी के सेवन से 7 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि अब ये आंकड़ा बढ़कर 16 हो चुका है। भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है दुनिया की। हमारी गति बढ़ती जा रही है, प्रगति बढ़ रही है, और दूसरी ओर हमारे शहरों की ये हालत है। ये लगभग वैसे ही सवाल है कि मैं दिल्ली में रहते हुए अपने घर की हवा साफ कैसे रखूं। इसका क्या जवाब है? यद्यपि दुनिया में जो प्रदूषण है उसकी जिम्मेदारी गरीबों की नहीं है। कुल मिलाकर के दुनिया का भी जो प्रदूषण है वो अमीरों का ही फैलाया हुआ है। लेकिन अमीर फैलाता भले ही है प्रदूषण, लेकिन बर्दाश्त नहीं करता। वो फैला लेगा प्रदूषण, पर वो अपने लिए जो सबसे एडवांस्ड कटिंग एज टेक्नोलॉजी का फिल्टर होगा, एयर प्यूरिफायर, वो लगवा लेगा। गरीब प्रदूषण फैला भी लेगा और झेल भी लेगा, खा लेगा, पी लेगा। उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अमीर होने का मतलब ये नहीं है कि 100 को गरीब करके अमीर बने। अमीर होने का मतलब समझते हो क्या है? तुम्हें संख्या बल ही बढ़ाना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है, यहाँ हर सर के पास एक वोट होता है। जब तक ये सरों की संख्या नहीं बढ़ाओगे कुछ नहीं होगा। प्रणाम आचार्य जी। हाल ही में रिपोर्ट्स के अनुसार जापान को पीछे छोड़कर भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है दुनिया की। और दूसरी ओर हम देखते हैं इंदौर शहर जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, वहाँ पे हाल ही में अभी एक घटना हुई है जो जहाँ पे दूषित पानी पीकर कई लोगों की मृत्यु हो गई। उसमें 5 महीने तक के बच्चे भी शामिल थे। अब ये सुनकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो मेरा शहर है, मैं हमेशा से रह रहा हूँ वहाँ पे। ये विरोधाभास हमें क्यों दिखता है कि हमारी गति बढ़ती जा रही है, प्रगति बढ़ रही है, और दूसरी ओर हमारे शहरों की ये हालत है। देखिए, एक देश के तौर पर हमारा जो कुल उत्पाद है, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, वो दुनिया में बढ़ता जाए, ये अच्छी बात है आंकड़े के तौर पर हमें ये याद रखना होगा कि वो इसलिए है क्योंकि हम 150 करोड़ लोग हैं। अगर भारत का जीडीपी दुनिया में आज चौथे नंबर पर है तो उसका कारण जनसंख्या है। जीडीपी क्या होता है? पर कैपिटा इनकम मल्टीप्लाइड बाय पॉपुलेशन। दो चीज़ों को गुणा कर दें आप तो जीडीपी आता है। पर कैपिटा ले लीजिए, प्रति व्यक्ति आय, और उसको आपने किससे गुणा कर दिया कि कितने लोग हैं, कितने व्यक्ति हैं, जनसंख्या है। इन दोनों में जिसका ज्यादा योगदान है हमारे जीडीपी में वो जनसंख्या है। हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो दुनिया में अभी भी हमको मिडिल इनकम में भी नहीं लाकर रखती। हम मिडिल इनकम से भी अभी जरा नीचे हैं प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में। और एक बात उसमें और भी है कि जीडीपी माने एक एग्रीगेट, माने एक योग, टोटल, जिसको बहुत बढ़ा देता है उन लोगों का योगदान जो जनसंख्या के शीर्ष 1% में है। जो जनसंख्या के शीर्ष 1% में है उनका योगदान कुल जीडीपी को ही बहुत बढ़ा देता है, और जो पर कैपिटा जीडीपी है उसको ही बढ़ा देता है। तो भारत में न सिर्फ प्रति व्यक्ति आय कम है, बल्कि वो और ज्यादा कम है जब आप इनकम इनइक्वालिटी को भी ले आओ। पहली बात तो आम आदमी की आय कम है जो कि छुप जाती है टोटल जीडीपी के आंकड़े के पीछे। आप टोटल जीडीपी का आंकड़ा ले लेते हैं जो कि अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी ज्यादा कम है ये बात छुप जाती है। और उसमें जब आप ये शामिल कर लें कि उतनी भी पर कैपिटा इनकम में भी वो लोग भी शामिल हैं जो बेहद अमीर हैं, उनको अगर आप निकाल दें जो प्रति व्यक्ति आय बचेगी वो तो बहुत ही कम है। आप बात समझ रहे हो? तो दो बातें हैं। पहली बात तो पर कैपिटा इनकम कम है, दूसरी बात तो जितनी है भी वो उतनी उन लोगों के कारण है जो कि एक्सेप्शनली रिच हैं। और इनकम इनइक्वालिटी में भारत दुनिया के शीर्ष देशों में आता है।
यहाँ मुट्ठी भर लोग हैं जो बहुत अमीर हैं और बाकी सब एक लॉन्ग टेल ऑफ पॉवर्टी है। ठीक है? तो इन दोनों मुद्दों को आपस में मिश्रित करने की कोई जरूरत नहीं है कि यूं तो हम बहुत अमीर लोग हैं, हम दुनिया में चौथे नंबर पर आते हैं, पर फिर भी मेरा इंदौर इतना प्रदूषित क्यों है? क्योंकि ये दो मुद्दे अलग अलग हैं। टोटल जीडीपी हमारा इसलिए नहीं हाई है कि भारत अमीर हो गया, वो इसलिए हाई है क्योंकि पहली बात यहाँ जनसंख्या बहुत है, दूसरी बात मुट्ठी भर लोग हैं जिनके पास अंधाधुंध दौलत है। उनकी वजह से जीडीपी का जब आप टोटल करते हो तो लगता है कि काफी ज्यादा हो गया है। गरीबी और प्रदूषण साथ साथ चलते हैं। कारण सीधा है, गरीब आदमी को अपनी रोजी रोटी से आगे कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो प्रदूषण करने को भी तैयार होता है और प्रदूषण पीने को भी तैयार होता है। आपको बताया जाए क्लीन एनर्जी मिल रही है पर थोड़ी महंगी है, और डर्टी एनर्जी मिल रही है पर थोड़ी सस्ती है, और आप अगर गरीब हैं तो आप डर्टी एनर्जी ले लोगे। गरीब आदमी प्रदूषण करने को जल्दी तैयार हो जाता है। यद्यपि दुनिया में जो प्रदूषण है उसकी जिम्मेदारी गरीबों की नहीं है। कुल मिलाकर के दुनिया का भी जो प्रदूषण है वो अमीरों का ही फैलाया हुआ है। लेकिन अमीर फैलाता भले ही है प्रदूषण, लेकिन बर्दाश्त नहीं करता। वो फैला लेगा प्रदूषण, वो हवा गंदी कर देगा, पर वो अपने लिए जो सबसे एडवांस्ड कटिंग एज टेक्नोलॉजी का फिल्टर होगा, एयर प्यूरिफायर, वो लगवा लेगा। गरीब प्रदूषण फैला भी लेगा और झेल भी लेगा, खा लेगा, पी लेगा, कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। एक नाला बह रहा होगा नोएडा जैसे किसी शहर में, और नाले के बगल में वहां ठेला लगा होगा जो 20 रुपए की थाली दे रहा होगा या 20 रुपए के छोले कुलचे दे रहा होगा, और वहां जितनी फैक्ट्रियां होंगी उनके बेचारे सब गरीब मजदूर जो 10,000 15,000 वहां पर कमा रहे हैं, वो आके वहीं पे खड़े होके खा रहे होंगे। ये ऑटो रिक्शा चलाने वाले या ठेला चलाने वाले, ये सब वहीं आके खा रहे होंगे। वो और क्या करेंगे? उनको पता है पीछे नाला बह रहा है, और वो वहीं पे खड़े होके खाएंगे और रोज खाते हैं वहां पर। गरीब आदमी प्रदूषण झेल जाता है, उसके पास कोई विकल्प नहीं हो, क्या करे? आई बात समझ में? तो इन दो मुद्दों को मिलाया मत करो। एक मुद्दे में हमारा अभिमान बढ़ता है कि हम दुनिया की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, पर भाई देखो, राष्ट्र के पास पैसे नहीं होते, क्योंकि राष्ट्र कोई व्यक्ति नहीं है। अमीर या गरीब वास्तव में इंसान होता है। तो इंसान के तल पर, व्यक्ति के तल पर आकर बात करनी चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है। दुनिया के अमीर देशों में आता है स्विट्जरलैंड, बहुत अमीर देशों में, पर उनकी कोई आबादी नहीं है। तो आप उनका अगर टोटल जीडीपी देखेंगे तो बहुत नीचे आएंगे, पर बहुत अमीर देश है। वैसे ही है जो स्कैंडिनेवियन देश हैं, नॉर्वे वगैरह, इनमें कोई आबादी नहीं है पर ये बहुत अमीर है। तो आप इनका टोटल जीडीपी देखोगे तो आप कहोगे इनका टोटल जीडीपी, अरे इस पूरे देश का टोटल जीडीपी तो मुंबई से भी कम है। हमारी मुंबई शहर का जो जीडीपी है वो इनके टोटल जीडीपी, ऐसे कई आपको यूरोप में अमीर देश मिल जाएंगे जो बेइंतहा अमीर है, पर उनका टोटल जीडीपी मुंबई से कम मिलेगा आपको, क्योंकि वो आबादी में छोटे हैं। तो टोटल जीडीपी तो बहुत मिसलीडिंग, बहुत भ्रामक आंकड़ा होता है। पर कैपिटा देखना होता है। वहां होती है असली गड़बड़। आ रही बात समझ में? इतने लोग हो जाएंगे, कैसे उनको गरिमा की जिंदगी मिल सकती है? कैसे? पृथ्वी पर साफ पानी इतने लोगों के लिए है ही नहीं। तो जितने लोगों के लिए है और जो उसे अफोर्ड कर सकते हैं, उनके अलावा बाकी सबको नियमानुसार गंदा पानी ही पीना पड़ेगा। ये आपकी बदकिस्मती नहीं है, ये गणित का नियम है। भाई यहां पानी रखा हुआ है, मान लीजिए आप पानी रखा हुआ है, और पानी है यहां पे, आप मान लीजिए 500 जने मौजूद हो। ये पानी रखा है, ये है ही 100 जनों के लिए, ये साफ पीने का पानी है 100 जनों के लिए। तो इस पानी की अब क्या होगी? इसकी बोली लगेगी, ऑक्शनिंग होगी इसकी। जो 100 जने सबसे ऊंची बोली लगा सकते हो, क्या करेंगे? पी लेंगे। बाकियों के लिए उधर नाली है, उधर गटर है, उधर कमोड का पानी है। और यही जो गटर नाली कमोड पिएंगे, यही फिर सबसे ज्यादा जाके औलादे पैदा करेंगे। तो अब क्या बोले? पृथ्वी पर इतने संसाधन ही नहीं है। 100 ही लोगों के लिए पानी है, खड़े हो गए 500 पीने के लिए। पानी कहां से लाए? पानी कहां से? मार्स से लाओगे? कहां से लाओगे? कहां से लाओगे बताओ ना? पानी कहां से लाओगे?
जगह भी नहीं है। बड़े शहरों में जाकर देखो वहां लोग कैसे रह रहे हैं, जगह भी नहीं है पृथ्वी पर इतनी। और जगह अगर चाहिए तो जंगल काटो, और अगर जगह चाहिए तो एकदम छोटे छोटे कमरों वाली इमारतें बनाओ, उसमें लोगों को अपार्टमेंट दे दो, कबूतर खानों जैसे। गरिमा थोड़ी बचती है फिर। खाना भी नहीं है। इतने लोग पैदा करोगे, उनके लिए खाना कहां से आएगा? खाना तो जमीन ही पैदा करेगी ना, और जमीन सीमित है। और जमीन अगर चाहिए तो जंगल काटो। तो अब समझ रहे हो कि प्रकृति के विनाश का भी सबसे बड़ा कारण जनसंख्या ही है, और प्रदूषण और प्रकृति का विनाश साथ साथ चलते हैं। हम जितने हो गए हैं पृथ्वी पर, होमोसेपियंस, पृथ्वी इतने झेल ही नहीं सकती, बात खत्म। एक सीधा सा तथ्य है, क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? भाई जिस जगह पर 5 लोगों को होना चाहिए था वहां 50 बैठे हुए हैं, अब गंदगी फैलेगी कि नहीं फैलेगी? बोलो। ट्रेन में जनरल का डब्बा है, और जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे 4 गुना ज्यादा लोग ठुसे हुए हैं। कभी कोई चला है ऐसे डब्बे में? मैं चला हूं। वो साफ रहता है? कैसा रहता है? कितने लोगों ने रोक कर रखी है कि स्टेशन आ जाएगा तब कर लेंगे, इसमें नहीं कर सकते? कितने लोगों ने रोक के रखी? भाई इसमें तो नहीं जा सकता। ये करती है जनसंख्या। ये जनसंख्या का काम है। कोई भी जगह जो आप कहते हो ना कितनी सुंदर है, कितनी साफ है, ओ माय गॉड, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां लोग नहीं है। यहाँ आप गोवा आए हो, यहाँ की आबादी बहुत कम है। जानते हो कुल इतनी आबादी है? गोवा की आबादी इतनी कम है कि जितनी आबादी है उतने हर साल यहाँ टूरिस्ट आते हैं। इतनी कम आबादी है, मेरे ख्याल 10 लाख के आसपास, बस इतनी। और ये प्रदेश है पूरा। तो इसलिए सुंदर है गोवा। नहीं तो दिल्ली भी प्राकृतिक था कभी। आपको क्या लग रहा है, जब इंसान नहीं था तो दिल्ली कैसा था, या इंदौर कैसा था? बहुत खूबसूरत था। हर जगह पृथ्वी पर एक पर्यटन स्थल है। पृथ्वी पर कोई जगह ऐसी नहीं है जो खूबसूरत ना हो। हर जगह एक टूरिस्ट स्पॉट है, बशर्ते वहां इंसान ना हो। आज भी आप जिन जगहों पर शहरों से भागकर जाते हो वही जगह होती हैं जहां इंसान नहीं होता। और कौन सा होता है टूरिज्म? इंसान ना हो। आपके पास पैसा बहुत आ जाता है तो आप जानते हो अपने लिए क्या खरीदते हो? स्पेस। स्पेस माने क्या? वहां मैं हूं और इंसान नहीं है। आप होटल में अपने लिए बड़ा कमरा ले पाते हो क्योंकि आपके पास पैसा आ गया। उसका मतलब क्या है? यहां मैं हूं पर जनसंख्या नहीं है। आप बड़ी गाड़ी ले पाते हो, उसका मतलब क्या है? आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हो, पब्लिक में नहीं। इसका मतलब क्या है? यहां मैं हूं पर जनसंख्या नहीं है। कुल मिलाकर आप पैसा भी इसीलिए कमाते हो ताकि आप रहो, जनसंख्या ना रहे। और गरीब को सजा ये मिलती है कि उसे जनसंख्या झेलनी पड़ती है, स्लम झेलना पड़ेगा। ये गरीबी की सजा है कि तुम जहां रहोगे वहीं 50 और खड़े होंगे। और जो 4 खड़े होते हैं वो सिर्फ आपके शरीर के आसपास नहीं होते, वो आपके मन में प्रवेश कर जाते हैं। ये और बड़ी सजा है। दिन रात इंद्रियां जिसको देखेंगी, शरीर जिसको स्पर्श करेगा, इतने पास खड़े होते हैं कि नाक भी उनको सूंघ सकती है, तो वो मन में घुस जाते हैं आपके। कोई आपकी निजता बचती नहीं, आपकी हस्ती ही नहीं बचती। अमीर होने का मतलब ये नहीं है कि 100 को गरीब करके अमीर बने। अमीर होने का मतलब समझते हो क्या है? कि इंसान होने की जो गरिमा है मुझे उस पर कॉम्प्रोमाइज, समझौता ना करना पड़े। ये अर्थव्यवस्था का लक्ष्य होना चाहिए। ये आर्थिक उत्थान का भी लक्ष्य होना चाहिए। ये नहीं कि तुम्हारे पास बेइंतहा दौलत है लुटाने के लिए और लग्जरी के लिए, पर इतना पैसा होना चाहिए कि कोई तुम्हारे कंधे से कंधा मार के ना चल रहा हो, कि तुम खड़े हो बस में या मेट्रो में या लोकल में तो तुम्हें दूसरे को सूंघना ना पड़े। यही अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है। इससे ज्यादा भी अगर है तो वो भी प्रदूषण करेगा। कि एक आदमी अकेला लिमोजीन पर बैठ के जा रहा है और अपने लिए इतनी प्राइवेट स्पेस निकाल ली है और लिमोजीन धुआं ही धुआं मार रही है, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी खूब प्रदूषण हुआ है। ना हमें वो गरीबी चाहिए जिसमें एक ऐसे 8x8 के क्षेत्र में 4 लोग रह रहे हो, ना वो गरीबी चाहिए। ना हमें वो अमीरी चाहिए कि एक आदमी चल रहा है कार में जो वहां से वहां तक की है और दुनिया भर पर धुआं छोड़ता हुआ चल रहा है। सस्टेनेबिलिटी चाहिए।
समझ में आ रही है बात? अब गरीबी कायदे से खुद जनसंख्या पर रोक लगा दे, क्योंकि दिखेगा इंसान को कि पैदा कैसे करूं, यहां तो बच्चा ही नहीं, हम ही नहीं रह सकते, बच्चा क्या रहेगा? और 3 बच्चे पहले से यहां पर चाय चाय कर रहे हैं और एक चौथा कहां से आ जाएगा? तो गरीबी खुद अपने आप में एक तरह का समझो कॉन्ट्रासेप्टिव बन जाए। यदि मन तार्किक हो तो, यदि बुद्धि भ्रष्ट ना हो तो, क्योंकि ये बहुत सीधी बात हो जाएगी, स्पष्ट दिखाई देगी। न मेरे पास पैसे न तेरे पास पैसे, हम दोनों मिलकर बच्चे पैदा कर रहे हैं, पलेंगे कैसे? इतनी सीधी बात हो जाएगी। इसमें बहुत बुद्धि चाहिए क्या सोचने के लिए? बहुत सीधी सी बात है। पर बुद्धि तार्किक नहीं रह जाती लोकधर्म के प्रभाव में। अब हो जाता है कि मैं भी नकारा, तू भी गरीब, पर बच्चा पैदा कर ले, ऊपर वाले ने भेजे, ऊपर वाला ही पालेगा। लोकधर्म जो गरीबी का प्रकट तथ्य है उसको भी दबा जाता है। प्रकट तथ्य है कि हम इतने गरीब हैं कि हमें बच्चा नहीं पैदा करना चाहिए, पर लोकधर्म की आड़ में, संस्कृति की आड़ में, नहीं नहीं बेटा आप पैदा कर दो, हम पाल देंगे। पर आप तो बुढ़े हो और आपको 2 हार्ट अटैक आ चुका है और आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज सब कुछ है, आप 1.5 साल में मर जाओगे, आप कैसे पालोगे? झूठ क्यों बोला? पहले तो माफी मांगो या गारंटी करो, लिख के दो कि तुम कम से कम अभी 20 साल जियोगे। बुढ़ऊ मरने को तैयार हैं पर कह रहे हैं नहीं बेटा आप पैदा कर दो, पाल हम देंगे। तुम ना तो हमें पाल पाए ना खुद को पाल पाए, अब तुम ये तीसरी पीढ़ी को पालोगे। ये चीजें कर देती हैं बुद्धि को भ्रष्ट। नहीं तो गरीबी खुद ही जनसंख्या पर रोक लगा दे। फिर उल्टा क्या चलता है, गरीबी रोक इसलिए नहीं लगाती क्योंकि जो जितना गरीब होता है वो आमतौर पर उतना अशिक्षित भी होता है, और जो जितना अशिक्षित होता है वो लोकधर्म के चंगुल में उतनी जल्दी फंसता है। जहां अशिक्षा जितनी ज्यादा होती है वहां लोकधर्म की जड़ें उतनी गहरी होती हैं। ये दोनों बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। तो गरीब इसलिए पैदा करे जाता है क्योंकि उसको लग रहा है कि ये तो परंपरा और संस्कार की बात है, और अमीर इसलिए पैदा कर लेता है, कहता है बिकॉज आई कैन अफोर्ड इट। तो अमीरों के लिए टॉयज होते हैं बच्चे बहुत सारे, जो कि 4-4, 6-6, 10-10 पैदा कर रहे हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज वी कैन अफोर्ड इट। दुनिया भर में आबादी जहां कम हो रही है वो किसकी हो रही है? शिक्षित मध्यम वर्ग की कम हो रही है। जो अशिक्षित लोग हैं उनकी बढ़ती जा रही है, और जो अमीर लोग हैं ये उनका भी पसंदीदा शगल है, और पैदा करेंगे। सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, एक्टर्स, प्लेयर्स, इनके खूब बच्चे होते हैं, और कई कई बीवियां होती हैं, क्योंकि वी कैन अफोर्ड इट। वो उनके लिए एक परफॉर्मेंस की बात होती है, डेमोन्स्ट्रेशन की बात होती है। ये देखो ये मेरा कुनबा है। बात आ रही है समझ में? अमीरों को, जो जो वो वाले अमीर हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता पृथ्वी बर्बाद हो जाए तो। गरीबों को पता ही नहीं चल रहा कि पृथ्वी बर्बाद हो रही है। बस एक मध्यम वर्ग है जिसको कुछ कुछ बात समझ में आ रही है। तो दुनिया भर में फर्टिलिटी रेट्स जहां भी गिर रहे हैं वो मिडिल क्लास के ही गिर रहे हैं। मिडिल क्लास बनती कैसे है? मिडिल क्लास बनती है गरीबों में शिक्षा के आने से। चीन ने खड़ी करी है एक जबरदस्त मिडिल क्लास। 1980 के आसपास भारत और चीन की मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग, लगभग एक आकार की थी। आज चीन की जो मिडिल क्लास है वो भारत से कई गुना बड़ी है संख्या में। क्यों? क्योंकि वहां दौलत कुछ लोगों के पास इकट्ठी नहीं हुई। पहली बात तो वहां जो वैल्यू क्रिएशन हुआ वो भारत से कहीं ज्यादा हुआ, और जो हुआ उसका डिस्ट्रीब्यूशन भारत की अपेक्षा ज्यादा यूनिफॉर्म था। आज जितने बिलियनियर मुंबई में हैं उतने चीन के किसी शहर में नहीं है, जबकि चीन का जीडीपी भारत से 4-5 गुना हो गया। चीन का जीडीपी हमसे कई गुना है, लेकिन जितने बिलियनियर हमारे एक मुंबई में हैं उतने चीन के किसी शहर में नहीं है।
हमने पहली बात तो वैल्यू क्रिएशन कम करा, और जो करा भी वो किसके हाथ चला गया? कुछ लोगों के हाथ चला गया। तो हमारे यहां मिडिल क्लास पैदा ही नहीं होने पाई। हमारी मिडिल क्लास बहुत छोटी रह गई, क्योंकि मिडिल क्लास तब आती है जब जो वैल्यू है वो सिर्फ क्रिएट ही नहीं हो, डिस्ट्रीब्यूट भी हो। और जनसंख्या रोकने का काम कौन करता है? मिडिल क्लास। और भारत में मिडिल क्लास छोटी, चीन की मिडिल क्लास बड़ी, तो इसीलिए भारत की जनसंख्या चीन से आगे निकल गई। बात आ रही है समझ में कुछ? पॉल्यूशन और पॉपुलेशन, इनका चोली दामन का साथ है। तुम्हें बहुत कम जगह मिलेंगी जहां पॉपुलेशन नहीं है पर पॉल्यूशन है, खोजनी पड़ेंगी। और वहां भी पॉल्यूशन इसलिए होगा क्योंकि कहीं दूर की पॉपुलेशन ने अपना पॉल्यूशन वहां किसी तरीके से डंप कर दिया है। इंसान को हटा दो तो प्रकृति गंदी हो ही नहीं सकती। प्रकृति में गंदगी जैसी कोई चीज नहीं होती। कोई गंदा जंगल बताओ, बताओ। वहां सब इतने सारे पशु रहते हैं, पक्षी रहते हैं, मलमूत्र नहीं करते क्या? करते हैं ना। पर गंदा जंगल बताओ। प्रकृति को पता है हर चीज की कैसे रिसाइकलिंग करनी है, कैसे एब्जॉर्प्शन करना है, रीयूज करना है। जो चीजें हमारे लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी होती हैं वो प्रकृति में पहले से ही मौजूद है, वो प्रकृति की व्यवस्था का हिस्सा है। कोई गंदा जंगल देखा है आज तक? आपको जब किसी बहुत निर्मल सुरम्य स्थान की तस्वीर पेश करनी होती है तो आप कहते हो लुक एट दीज वर्जिन वर्ड एंड प्रिस्टीन जंगल्स। पर वहां भी तो वो सब जानवर लोग हैं जो हग रहे हैं, तो गंदा क्यों नहीं हुआ? उसको क्यों दिखा रहे हो कि ये देखो ये कितना प्यारा अनछुआ जंगल है? क्योंकि प्रकृति को सफाई रखनी आती है, इंसान को नहीं आती। क्योंकि इंसान इकलौता है जिसके पास क्या है? अहंकार। और अहंकार माने गंदगी। वो जो भीतर की गंदगी होती है ना, वो बाहर प्रदूषण के रूप में दिखाई देती है। मनुष्य के भीतर की ही गंदगी बाहर प्रदूषण के रूप में दिखाई देती है। भगवत गीता में कृष्ण जिस धुएं की बात करते हैं ना, कि भीतर तो बोध रूपी प्रकाश है ही, पर उस पर अहंकार रूपी धुआं छाया रहता है। वही भीतरी धुआं बाहर स्मॉग के रूप में दिखाई देता है। वह भीतर जो कामना की, द्वेष की, ईर्ष्या की, वासना की आग जल रही है ना, वही बाहर ग्लोबल वार्मिंग के रूप में दिखाई देती है। बात आ रही है समझ में? और भीतर जो कामनाओं का प्रवाह है ना, अभी ये वो बह रही है, ये चाहिए वो चाहिए लगातार, वही बाहर नदियों की गंदगी के रूप में दिखाई देता है। प्रकृति में गंदगी नहीं होती। इंसान की मौजूदगी ही गंदगी है, और जितने ज्यादा इंसान फिर उतनी ज्यादा गंदगी। आ रही बात समझ में? प्रणाम आचार्य जी। वी आर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो अभी आपने जैसा बताया बॉटम लाइन के बारे में, आई वॉज एबल टू रिलेट अ लॉट। तो हम लोग भी जिस तरीके से सीमेंट कंजम्पशन अगर 10% 15% बढ़ रहा है साल ब साल, तो हम भी चाहते हैं कि बॉटम लाइन हमारा 15%, अगर मार्केट बढ़ रहा है तो 20% से बढ़े। और जब से मुझे क्लाइमेट चेंज के बारे में समझ आया है, तो हमने कुछ चीज़ें ऐसी की है कि हम लोग जो हमारा रिसोर्स एलोकेशन है वो टुवर्ड्स ग्रीन सीमेंट के R&D में लगाना चालू किया है, कि और कैसे ग्रीन तरीके से हम चीज़ें कर पाए। पर अभी जब आप बोल रहे हो तो मुझे उस चीज़ पे भी सवाल आ रहा है कि हम क्या इस इंडस्ट्री में भी रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, कि इसके अलावा कुछ और करना चाहिए, कि जो हम लोग का बॉटम लाइन है रिसोर्स है उसको कहाँ एलोकेट करना चाहिए। तो इसमें स्पष्ट डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है सोचने के लिए। देखो, तुम बहुत लोकल लेवल पर कोई ट्रीटमेंट चाह रहे हो। जो प्रॉब्लम यूनिवर्सल सेट की है उसको किसी सबसेट के अंदर ट्रीट नहीं करा जा सकता ना। अगर यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन में ही नॉनसेंस शामिल है तो उस यूनिवर्सल सेट का कोई भी सबसेट होगा उसमें क्या होगी? नॉनसेंस होगी। अब आप चाह रहे हो कि मेरा जो सबसेट है छोटा सा,
सीमेंट इंडस्ट्री या जो मेरी पर्टिकुलर सीमेंट प्रोड्यूसिंग यूनिट है उसमें मैं क्या करूं? कुछ नहीं हो सकता। ये लगभग वैसे ही सवाल है कि मैं दिल्ली में रहते हुए अपने घर की हवा साफ कैसे रखूं। इसका क्या जवाब है? मैं दिल्ली में रहते हुए अपने घर भी नहीं, अपने बाथरूम की हवा कैसे साफ रखूं? क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं है। एक ही जवाब है, संख्या बल बढ़ाओ। क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है किसी भी प्रोडक्ट को इकोलॉजिकली सस्टेनेबल वे में बनाने की? बिल्कुल है। बट आर वी प्रिपेयर टू पे द प्राइस? नो। बहुत हद तक इसलिए क्योंकि इनिशियल एडॉप्शन में इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल नहीं मिलती। और अगर जो कैपिटलिस्ट है वो शर्त रख देगा कि मैं तो शुरू ही तब करूंगा जब स्केल मिल जाएगी, तो तेरे शुरू किए बिना स्केल कैसे मिल जाएगी? शुरुआत में तो वो चीज महंगी ही पड़ेगी। संख्या बल बढ़ाए बिना काम नहीं बनेगा। जब लोग ऐसे हो जाएंगे ना कि सीमेंट की बोरी पर पूछेंगे कि इस बोरी का कार्बन फुटप्रिंट बताओ, पहले लिखा होगा जब उस पर। वैसे मैंने जूते देखे जिन जूतों पे अब लिखा होता है कि इस जूते को बनाने में कितने किलो CO2 एमिट हुआ। वैसे सीमेंट की बोरी पे जब लिखा होगा और वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाएगा कि साहब इस सीमेंट की बोरी का सबसे कम है कार्बन फुटप्रिंट, तो ये ज्यादा बिक रही है। उस दिन ये सब इंडस्ट्री वाले ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको संख्या बल चाहिए। और जब संख्या बल होगा तो आप सरकार भी ऐसी बना लोगे कि जिस बोरी का सबसे कम कार्बन फुटप्रिंट है वो सब्सिडाइज भी हो जाएगी। वो सब्सिडाइज भले ना हो, जो दूसरी वाली होगी उस पर ग्रीन टैक्स लगेगा, उस दिन हो जाएगा। आप नहीं समझ रहे हो, आप बस अपने लोकलाइज्ड एनवायरनमेंट में सॉल्यूशन लेने आ जाते हो। दुनिया ऐसी चल रही वैसी चले, बताइए मैं क्या करूं? कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें संख्या बल ही बढ़ाना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है, यहां हर सर के पास एक वोट होता है। जब तक ये सरों की संख्या नहीं बढ़ाओगे कुछ नहीं होगा। पर्सनल गिल्ट हटाने के फेर में मत रहो कि बस दुनिया ऐसी चल रही चले, मेरी पर्सनल गिल्ट हट जाए कि मैं ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं जहां पर इतना ज्यादा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, ये वो है। तो मैं अपनी पर्सनल गिल्ट, पर्सनल का खेल नहीं है भाई। पर्सनल क्या भाड़ में, यहां पूरी पृथ्वी की बात है। यहां हम ये कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आपको व्यक्तिगत तौर पर आपको निजी ग्लानि से मुक्ति मिल जाए। आपकी निजी जिंदगी में जो चल रहा है चले। हम यहां बात कर रहे हैं पृथ्वी की करोड़ों प्रजातियों की और पूरी जनसंख्या की और आने वाली पीढ़ियों की। लेकिन आप बहुत लोकलाइज सवाल पूछते हो हमेशा। मुझे मेरे कॉन्टेक्स्ट में बता दो कि मैं क्या करूं ताकि मुझे गिल्ट ना रहे। आचार्य जी, क्या क्लीन कुकिंग यूटेंसिल्स आते हैं? मैं अपने किचन में यूज करूंगी। किचन बंद कर दो यार। ग्रीन यूटेंसिल मांगने की जगह किचन से बाहर निकलो, लोगों तक बात पहुंचाओ। तुम कह रहे हो नहीं, मेरे घर की व्यवस्था ऐसी चलती है वैसी चलती रहे, बस मेरे किचन में अब ग्रीन बर्तन आ गया। सी हाउ इकोलॉजिकली कॉन्शियस आई एम। क्या let us all do our best at our little petty levels। नहीं, ऐसे नहीं होगा। remaining within your narrow domain you cannot do anything। फिर बोल रहा हूं कि हम सबको अपने अपने घर का AQI कम करना चाहिए। क्या कैसी बातें कर रहे हो? अरे उसे सीमेंट बेचना है भाई। जैसे ही वो देखेगा कि इतने हाई एमिशन पर टैक्स लग जाता है और उसकी बोरी अब कॉम्पिटिटिव नहीं रह गई, वो अपने आप टेक्नोलॉजी बदल लेगा। टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, कोई एडॉप्शन नहीं कर रहा क्योंकि टेक्नोलॉजी थोड़ी महंगी पड़ती है, तो मुनाफे की खातिर उसको लगाना ही नहीं है उस टेक्नोलॉजी को। बॉटलनेक टेक्नोलॉजी नहीं है, बॉटलनेक मास कॉन्शियसनेस है। ये बात समझो।
कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम हो, कुल इतना सा खेल है। ये कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक या टेक चैलेंज है ही नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत साधारण सी गैस, उसको आप एमिट कर रहे हो, उसको रोकना है, बस इतना है, इतना है। ये कोई बहुत बड़ा टेक चैलेंज है ना। चैलेंज टेक्नोलॉजी नहीं है, चैलेंज मास अनकॉन्शियसनेस है। आम आदमी बेहोश है, आम आदमी ने कह दिया ये वाला सीमेंट नहीं लेंगे भाई, तुम फालतू नदी खराब कर रहे हो, तुम पानी गंदा कर रहे हो, तुम्हारा वाला नहीं लिया जाएगा। और ये सब हम चाहते हैं कि रेगुलेशन बने, ये सब लिखा होना चाहिए तुम्हारे प्रोडक्ट पर कि तुम्हारा एनवायरमेंटल फुटप्रिंट कितना है, सब लिखा होना चाहिए, सब होगा। आम आदमी ये बोलते सब संट हो जाएगा मामला। वो सब थोड़ी कि अपने घर में एक पेड़ लगाओ, उससे नहीं होता बाबा। पाखंड है वो। बहुत आते हैं, आचार्य जी आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हो, आपने कितने पेड़ लगाए हैं? मैंने पेड़ तो नहीं लगाए, पर मूर्ख उखाड़े हैं बहुत सारे। सामने आ, तुझे उखड़ने की जरूरत है। अब बड़े वो मोरल अथॉरिटी के साथ पूछता है, तो आपने कितने पेड़ लगाए हैं? तो ये आप जिस हॉल में बोल रहे हो एसी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? एनवायरमेंटल क्राइसिस इन मूर्खों का नतीजा है।